हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो इन स्टूडियो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। एसओपीज़ के मुताबिक ज़रार 14 दिन का जो आइसोलेशन पीरियड है गुजार के आ गए, चले 20 कर दिए। तो बात करेंगे जो पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया के ताउन से आज जो PDM का जलसा हो गया मुल्तान में, और वहाँ पर जैसे अपोजिशन के सारे जलसे होते हैं, मगर 48 घंटे में पंजाब हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि ये जलसा कामयाब हो। जी बिल्कुल नहीं, आई मीन देखें, एक तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल है कि क्रेडिट वे क्रेडिट इज़ ड्यू। आपने कासिम गिलानी को पकड़ा, हाँ, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, फिर आपने उसको छोड़ दिया, मतलब ओवरनाइट हीरो भी बना दिया, अच्छी बात है। फिर आपने कहा कि नहीं यार, कह सकते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, जिसका कोई फ़ायदा था। चले, मतलब हाँ, आपके लिए तो नहीं था ना यार, हाँ, जो कर रहे थे तो उनके लिए तो नहीं था ना। तो और फिर आपने कहा कि नहीं होने देंगे, फिर आखिरकार होने दिया। तो टेम्पो बनाने में कुछ है, असल जीत, लेकिन मतलब मैं तो अपनी एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ, असल जीत तो कोरोना की होगी। हाँ, आज लेकिन सियासत की अलग खास बात ये थी कि बिलावल भुट्टो की छोटी बहन जो हैं आसफा भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने बाकायदा एक एंट्री दी। गो के उनका ये पहला खिताब नहीं था, उन्होंने 2018 में लियारी में खिताब किया था, मगर क्योंकि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उस वक्त वो इलेक्शन की थी, तो उस पर सबकी निगाहें थी, और उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड को घर जाना पड़ेगा, और मेरे भाई जो है बिलावल उनको गिरफ्तार भी कर लें तो कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगी। ये सब तो और बाकी जो है चैनलों पे आ चुका है। ये बताइए कि ये जो आसफा है, इसके खिताब पे आपके क्या तासुरात हैं, अगर आपने सुना है कि नहीं? मैंने सुना है, और जितना सुना है वो हम लोग हमारे दोस्त मजहर अब्बास समेत हर एक को जो है बीबी याद आ रही थी उससे। देखिए जाहिर है एक ना एक ऑटोमेटिकली वो एक कनेक्शन तो बनता है कि बच्चा वो कनेक्शन बनाने की कोशिश भी बाकायदा की गई है। द स्टाइलिंग, द लुक, द अप्रोच बोलना, वो इसी इमोशनल रिस्पॉन्स जाहिर है उसकी तरफ केटर क्यों नहीं। आप देखें, ऑप्टिक्स के लिहाज से वर्क्स परफेक्ट। ऑप्टिक्स के लिहाज से ये भी एक काफी सिग्निफिकेंट चीज है कि दो आपकी बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टीज हाँ की एयर अपैरेंट्स हाथ में हाथ डाल के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, कलर भी सिग्निफिकेंट है ना, मुल्तान है, कलर इज ब्लू पहनी हुई है, तो सिंबलिज्म और ऑप्टिक्स के लिहाज से वुमेन पावर मतलब सारे बॉक्सेस टिक होते हैं, सारे बॉक्सेस टिक होते हैं। और अब देखिए, अब इस बात पर एक बॉक्स नहीं, वो छोड़ दो, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, सर टिक करने के लिए। MCQ है ये, लव सिलेक्ट एहतियात ऐसे ही मैंने इस्तेमाल किया है, तो कोई माने नहीं है। अगेन, अब आप लोग जाहिर है इसके रिस्पांस में ये कहेंगे कि तो क्या इसका मतलब है कि डिनास्टिक पॉलिटिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स को आप जो है यार देखो, ये आपकी एक मुल्क की एक हकीकत है। अगर मैं आंखें बंद करके कहूँ कि यार नहीं, मतलब सूरज नहीं निकला हुआ, ऐसे ये मतलब नहीं है कि सूरज नहीं निकला हुआ, दिस इज द रियलिटी। और एक जाहिर है कि उनके अपने सपोर्टर्स को ये नजर आता है कि नहीं जी, बड़ों के बाद भी पार्टी में कोई ना कोई एक लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप इमर्ज करती है। जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि ये जो बहुत ज्यादा जो कंपैरिजंस हो रहे हैं और जो ओवर एंथुजियाज्म है, बड़ा थका हुआ लाइन है, लेकिन इस्तेमाल करनी पड़ती है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, क्योंकि लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। तो एक प्रोसेस होती है। PTI का जो हुस्न इंतजाम रहा पिछले एक हफ्ते में मुल्तान में, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? मेरी फीलिंग ये है कि इस एक हफ्ते में एक तो जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट है वो उभर के सामने आ गया, और फिर मुझे पहली दफ़ा पता चला कि ये इनकी समझ में नहीं आ रहा था इंतज़ामी तौर पे कि ये कथक करें या डिस्को करें, और दोनों इन्होंने करने की कोशिश की, नहीं चला। पहले रेजिस्ट किया और उसके बाद टोटल जो है रेजिस्ट उन मानों में किया कि स्टेडियम नहीं दिया, वो कासिम बाग नहीं दिया, लेकिन ये है कि जलसा जो है वो नहीं रोक सके। अब अगर यही तजर्बा 13 दिसंबर को अगर यही तजर्बा, यही कमाल तजर्बा जो इस वक्त किया 13 दिसंबर को लाहौर में भी करते हैं, अच्छा इससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान या फ़ायदा आई डोंट नो, कि वो जो जलसा कन्फाइंड एक जगह पे होना था, वो पूरे शहर में रैलियों की छोटी छोटी रैलियां जो आ रही थी, उनकी शक्ल में जो है कोरोना ने जनाब, कोरोना क्या है, जिंदा है कोरोना, जिंदा है, वो हो गया मुल्तान के अंदर। लेकिन इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन की मैं दाद देता हूँ। मैं चूँकि ये नेशनल टेलीविज़न चैनल है, तो वो मैं 100 जूते और फिर 100 प्याज वाली मिसाल जो है उसको एलोबरेट नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं है। और
जो खान साहब का जो मंत्रा है कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है, हाँ, उसका हमें प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो मुल्तान के अंदर मिलता है पिछले एक हफ्ते में इंतजामिया की तरफ से कि सबसे पहले तो घबराना नहीं। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है ये इन तक महदूद भी नहीं है यार। ये हमने ये जो एसओपी है ना यार, ये हमारी मुस्तकिल एसओपी है। मुझे मतलब वो लॉन्ग मार्च याद आता है मियां नवाज शरीफ का, जब गवर्नर रूल लगा दिया था, उसमें भी यही था, पहले बैरियर लगाओ, लेकिन कहते हैं यार अब तो मतलब गेम ऑन हो गई है। असल में तो ये हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है यार, इसमें कोई नई बात नहीं। नॉर्मली पहले डीसी अपनी फुर्तियां दिखाते हैं, हाँ, यही है। क्योंकि कोई एक मिनिस्टर कह देता है कि जलसा नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा जो आए 2-4 पकड़ लिए, फिर वही फोन करके उसको कोई और उसका वजीर को फोन करता है, वो कहता है नहीं ये जलसा यार मतलब होने दें, फिर वो वजीर दोबारा डीसी को करता है कि आप अंडू कर दें। ये ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। कल तक पता है मैं सीरियस था, हाँ, बहुत सीरियस था। मैंने कहा यार इस दफा जो है ना खान साहब की हुकूमत ने ना, उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने, जिसे हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, स्टेप ले लिया है और ये खड़े रहेंगे। मुझे इंप्रेशन क्यों मिला, कंट्रोल रूम कायम हो गया है, हाँ, 7,000 पुलिस वाले मुख्तलिफ अजला से डिप्लॉय हो गए हैं, इतने SSP जो हैं वो लगा दिए गए हैं, पुलिस ने जो है कासिम बाग लाहौर जो है उस पे 24 घंटे का पहरा देना शुरू कर दिया है, उन्होंने क्रेनें जब्त कर ली हैं। यार इसमें आप सिर्फ कासिम बाग का नाम निकाल देना तो हर जलसे की कहानी हो सकती है। ये जो 7,000 जो मुख्तलिफ अजलों से तलब हुए हैं, हमेशा यही हो रहे होते हैं। स्टेशन है कि जो जगह उसका नाम घंटा घर है, तो वो जो है तो आप हमेशा यही होता है कि एंड जो है ना घंटा घर पे ही होता है। तो लेकिन देखिए एक और चीज है, अब देखिए कुछ जाहिर है कि इनकी अपनी मिक्स मैसेजिंग रही है। हमारे यहाँ मतलब अब ये हो गया कि हम इतने बटे हुए हैं कि मेरा जलसा जमहूरियत, आपका जलसा कोरोना वायरस, आपका जलसा करोनियत, यही हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन आई थिंक एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वैसे अगर इस देखो बात करे, इसमें सीधी सी बात है, बड़े जलसे अभी होने नहीं चाहिए। अगर इंतजामिया या हुकूमत या जो भी आइडिया जिसका था, यूनिक आइडिया मुल्तान पे जो तजर्बा हुआ, अगर हुकूमत कह के कि देखें आप लोग मौत से खेल रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी डेंजर में डाल रहे हैं, ये कह के अलग बैठ जाते हैं, उसके बाद जब जलसा होता तो मैं पहला आदमी होता कि ये PDM वाले जो हैं इनको सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं तो है। इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने के बाद बंदे कंटेनराइजेशन शुरू की ना, तो मैंने कहा ओहो हो, इन्होंने तो ठेका पकड़ लिया PDM से। सही बात, तो ये हुआ है। तो अब उसके नुकसान ये हुआ कि सारी तवज्जो PDM के जलसे से हट के ये जो चमत्कारियां हुई हैं इनकी तरफ चली गई। दोपहर 12 बजे तक जो हेडलाइंस चल रही थी वो ये थी कि जनाब टकराव का खदशा और पत्थर और पथराव और ये और वो सारा। मेरे ख्याल में DJ भट्ट का जगह जो है ना अब वो आपा फिरदौस और फयाजुल हसन चौहान ने संभाल लिए कि वो ढंडोरा पीटते हैं एक चीज़ का। नहीं यार, DJ भट्ट के काम में एक प्रोफेशनलिज्म है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा ना वो मतलब प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल बंदा है, उसके नाम को आप बिला वजह इस तरह ना मिट्टी में मिलाएं। नहीं बिल्कुल। अब अगेन पॉइंट यही बनता है कि ठीक है आज का जलसा हो गया, NDM क्या नजर आती है आपको? और दूसरी बात है कि अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये कोरोना वाली जो बात हो रही थी कि पिछले दिनों में जमात इस्लामी का भी एक बहुत बड़ा जलसा हुआ स्वाद में जी, और वहां पे शायद बाकायदा ऐलान भी किया गया कि कोरोना वायरस की वजह से अब हम मजीद जलसे नहीं करेंगे। आपको एक जलसा करना पड़ा ये बताने के लिए कि हम और जलसे नहीं करेंगे, और हुकूमती तर्जुमान जो कह रहे हैं ये देखें जी, सीखें जमात इस्लामी से जलसा करके बताया। ये देखें। बहरहाल अब नेक्स्ट स्टेप जो है जाहिर है अभी 2 हफ्ते दूर है, तो जो आज तो बीच में तो जो कथक और डिस्को के लिए वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि इस जुम्मे को और इतवार को जो है ना एहतजाज होगा जो कुछ मुल्तान में हुआ। तो यानी कि देयर वोंट बी अ डल मोमेंट टिल 13। तो फिलहाल हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। और कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से ज़्यादा शदीद है। इसकी कुछ मिसालें दी जा रही हैं अमेरिका और यूरोप के बारे में जहां केसेस जो हैं जो पीक पर आए थे पहली लहर में उससे तकरीबन 3 गुना हो चुके हैं। तो लिहाजा उस मिसाल को सामने रखते हुए हर जगह ये समझा जा रहा है कि कोरोना की ये लहर बहुत शदीद होगी। पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC, जिसका नाम आपने बहुत सुना है,
जो कि एक ओवरसीन बॉडी है जो सारे कोरोना की स्ट्रैटेजी को, हिकमत अमली को और केसेस को देखती है। इसके बैक एंड पे जो काम हो रहा है वो जाहिर है एनालिस्ट हैं, इस जो डेटा को देखते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और प्रोजेक्शंस उनको देते हैं जिनकी बिना पर एनसीओसी फिर हिदायत जारी करती है, एसओपीज़ के लिए भी, स्मार्ट लॉकडाउन्स के लिए भी। ऐसी एक कंपनी लाहौर की लव फॉर डेटा है जिसके सीईओ तजम्मुल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं, तजम्मुल साहब वेलकम टू द शो। आप एनसीओसी को जो डेटा प्रोवाइड करते हैं उसकी बुनियाद पर ही फिर आगे काम होता है, तो आप ये डेटा किस तरह इकट्ठा करते हैं, क्या प्रोजेक्शंस होती हैं, किस तरह सिलसिला चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट किया। पिछले 270 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं हम पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हम डेली डेटा स्टडी करते हैं और हम 2-3 काम करते हैं। एक तो ये हम करते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे आइंदा कितने केसेस आ सकते हैं, तो हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर रहे होते हैं। दूसरा, हम दुनिया से ये सीख रहे होते हैं कि उनकी जो सेकेंड वेव थी या फर्स्ट वेव थी, जब हम पहली वेव में थे, केसेस किस तरह इवॉल्व करते हैं, पीक कितने अरसे में आती है, उनका वायरस किस तरह स्प्रेड होता है, किस कम्युनिटी को ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं ये समझने में कि वायरस पाकिस्तान में अपने आप को किस तरह आगे लेके बढ़ रहा है। तो ये एक छोटा सा मैं आपको खुलासा दे सकता हूँ इस वक्त कि हम कर रहे होते हैं। जहाँ तक आपने बात की केसेस की, तो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा है, पूरी दुनिया में सेकेंड वेव जो है ये पहली वेव से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में भी अगर हमने एसओपीज़ का ख्याल ना रखा तो खुदा न खास्ता हमारी इस दफ़ा केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो सकते हैं, मोर्टेलिटी भी उसी हिसाब से इंक्रीज कर सकती है। तो आप प्रोजेक्शन क्या है आपकी? प्रोजेक्शन क्या है आपकी कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से केसेस बढ़ेंगे? जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते का डेटा तकरीबन 3000 केसेस के आसपास चल रहा है। अगर इसी तरह खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते रहे, वायलेशंस होती रही, तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आप 4000 डेली केसेस को क्रॉस कर सकते हैं। ओके अच्छा, तो ये तजम्मुल एक बात बताएं, अब जाहिर है कि जो भी प्रोजेक्शंस होती हैं आपके रॉ डेटा आपको मिलता है, किस हद तक आपकी नज़र में इसमें मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए? क्योंकि जाहिर है कि हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्शन इज नॉट रियलिटी, ये एक अंदाजा होता है, एस्टिमेशन होता है, एजुकेटेड गेस होता है। जी जैसे कि आपने बिल्कुल कहा, इसको डिसीजन मेकर्स जो है वो यूज करते हैं लुकिंग एट एवरीथिंग एल्स एज वेल। जी, ये एक फोरकास्टिंग मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट मॉडलर्स करते हैं। हम लोग जब ये करते हैं तो हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म के अंदर आपका मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर इट्स मोर प्रिसाइज। तो अगर मैं आपसे बात करूं 2 हफ्ते की, तो उसमें हम यूजुअली एक्यूरेट होते हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारा जो मॉडल होता है केसेस का और डेथ्स का, उसमें 5 to 10% एरर होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वी आर अराउंड 90% एक्यूरेट। अच्छा, लेकिन वो जो पहली लहर का डेटा सामने आया, मतलब सरकार बता रही थी कि जी जुलाई के एंड तक 3.5 लाख तक केसेस हो सकते हैं, प्रोजेक्शन की बुनियाद पे वो ज़ाहिर कह रहे थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ और उस पर हुकूमत खुद भी खुश थी। कम से कम 1 लाख का डिफरेंस आ गया था, तो 1 लाख का डिफरेंस तो अच्छा खासा होता है प्रोजेक्शन और रियलिटी में। जी, इसका शॉर्ट आंसर आपके लिए है कि सर, जब हम प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं या हम मॉडल बना रहे होते हैं तो हमारे पास उसका हिस्टोरिक डेटा होना चाहिए। ये डिजीज ओवर टाइम इवॉल्व कर रही है, सो वी आर ऑल सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और हम अपना मॉडल भी उसी हिसाब से फिर एडजस्ट करते हैं। जैसे आपने शुरू में भी आइडेंटिफाई भी किया, ये गेस्टिमेट्स होते हैं डिजीज को स्टडी करके जो हम बना रहे होते हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन दूं इंटरनेशनल मॉडल से जो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एग्जैक्टली तो पाकिस्तानी मॉडलर्स उससे बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपसे बात करूं एलएफडी की, तो हमारे से इस वक्त और भी कंट्रीज अपनी मॉडलिंग करवा रही हैं अदर देन पाकिस्तान। तो आई कैन टेल यू वी आर फेयरली गुड इन व्हाट वी आर डूइंग। तो आप जब सिटीज़ का डेटा एनालाइज करते हैं तो आपको कहाँ लगता है व्हाट आर दी हॉट स्पॉट्स राइट नाउ? ओके, सो प्राइमरीली जिन सिटीज में एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे हमें केस लोड ज्यादा नजर आ रहा है। सही। इसी तरह हमें ये नजर आया है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या रिलीजियस गैदरिंग हुई हो,
उसकी वजह से उन प्रोविंसेस के आप जलसे की डेट नोट कर लें, विद इन 10 to 14 डेज उस प्रोविंस के अंदर आपको स्पाइक्स नजर आएंगी। उसकी वजह यही है कि जी वो सिर्फ उस सिटी का क्राउड नहीं होता, वो इंटरसिटी क्राउड भी आ रहा होता है। तो ये एक मेजर इम्पैक्टिंग फैक्टर है इस वक्त जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, and I hope we take a stronger action on it. अच्छा, this is interesting। तो आपने बकायदा इसको इवेंट्स के साथ आपने लिंक किया है, और जाहिर है कि जब आप ये एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर आप बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते होंगे अगर आप इस तरह के नतीजे पर पहुंच रहे हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है, और मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी, कोई अंदाजन आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी स्पाइक होती है? जैसे अब जैसे खादिम रिजवी साहब का जो जनाजा, खादिम रिजवी साहब का जनाजा या गुजरावाला का, उसके पता नहीं रिजल्ट, या उसके बाद पीटीएम का पेशावर का जलसा, या गुजरावाला था। जी आप ओके, सो मैं किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। ठीक है, आप वो इवेंट नोट कर लें। 12 to 14 डेज में आपको उस इवेंट की वजह से केसेस में स्पाइक नजर आएगी, और अराउंड 20-21 डेज में आपको डेथ्स के अंदर वो नजर आता है, उसका इफेक्ट जो है। ये हम थ्रू आउट देखते आ रहे हैं, जहां पे लोग ज्यादा होंगे वहां पर आपको नजर आएगा कि जी वहां पे केस लोड भी उस प्रोविंस का एकदम से बढ़ गया, चाहे वो गिलगित की बात करें, आप केपी की करें, पंजाब की करें, आपको ओवरऑल वहां पे एकदम से पता चलेगा इन 10 to 12 डेज वहां पे एक सन से स्पाइक आती है। अच्छा तजम्मुल, ये मुझे बताएं कि SOPs के बारे में पहले वेव में हमने देखा लोग कॉशियस थे, सारा कुछ हुआ, बार बार ये बात सामने आ रही है कि लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे, चाहे वो मार्केट्स हों, फिर और जगहें हों, और फिर हुकूमत को स्कूल बंद करने पड़ गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद करनी पड़ गई, सारा स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाने पड़ गए। आपने ये कोई एनालाइज किया है कि एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वेव लोग SOPs को ज़्यादा वायलेट कर रहे हैं और खौफजदा भी नहीं है इतने, या ये आपकी मतलब रिसर्च का हिस्सा नहीं है? जी, ये दोनों आपने खुद ही जवाब दे दिए। बिल्कुल, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास ये सोल्यूशन इस वक्त करंटली एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू हम रिमोटली कैमरास के थ्रू जो टीवी कवरेज हो रही होती है उसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई साइंटिफिकली कर सकते हैं कि कितने लोगों ने मास्क पहने हुए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है नहीं हो रही। एंड यस, सेकेंड वेव के अंदर हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि अवाम में खौफ कम है, इग्नोरेंस ज्यादा है, और वायलेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। यहाँ पे ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये जो भी क्राउड गैदरिंग होती है ये विंटर्स की वजह से और ज्यादा कोविड का इफेक्ट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बल्कि इनफैक्ट रिसर्च अभी ये कहती है, ये MIT की रिसर्च है, नवंबर में ही पब्लिश हुई है, जिसके अंदर फेलिक्स वोंग एक रिसर्चर है, उन्होंने ये बताया है कि जी अगर वैसे कोविड जो है एक शख्स ऑन एवरेज 3 लोगों में ट्रांसफर करता है, तो जब क्राउड गैदरिंग होती है तो उसके अंदर ये नंबर 10 से 100 तक जा सकता है, यानी कि एक शख्स 10 अफराद से लेकर 100 अफराद तक को इफेक्ट कर सकता है। तो जो सुपर स्प्रेडिंग का इफेक्ट है ये इंक्रीज होता है क्राउड गैदरिंग से, प्लस क्योंकि विंटर्स के अंदर ज्यादा लोग इंडोर रहते हैं तो उसकी वजह से भी अगर एक शख्स को हो रहा है तो उससे स्प्रेड जो है विद इन द फैमिली या विद इन द हाउस वो ज्यादा तेजी से बढ़। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें इस विंटर सीजन की वजह से भी इफेक्ट हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जलसाज आर अफेक्टिंग अस बिग टाइम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तजम्मुल। अब वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स, और मैं इनफैक्ट इसकी मॉडलिंग देखना चाहूंगा कि एग्जैक्ट स्प्रेड क्या आता है। अच्छा, अब यार आप घूम फिर कर हम उसी बात पर आते हैं कि ठीक है आपकी एक सियासी मुहिम चल रही है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं जी असल वायरस तो कोविड-18 है, वजीर आजम है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, लेकिन टू बी फेयर क्या इस मौजूदा सूरत हाल में जब आपके पास डेटा है, आपको पता है कि ये चीज़ अब फैलनी है और लोगों की जाने जानी है, यार अब वो वाला स्टेज आ गया है कि आपके जानने वाले अस्पताल में है, हर दूसरे दिन वही लोड आ रहा है, वही लोड आ रहा है, इन फैक्ट और वी आर नॉट इवन वी हैवंट एंटर्ड द अभी तो विंटर शुरू हुआ है, अभी तो विंटर शुरू हुई है, तो क्या होने चाहिए या इनको डिले करना चाहिए? ऑनेस्टली मैं आपसे पूछ रहा हूं विदाउट एनी पॉलिटिकल, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं तुम्हें इस कौमी, इज्तिमाई और इनफरादी नफ्सियात बता देता हूँ। 10 बंदे मरे तो मुझे समझ में नहीं आता, 100 बंदे मरे तो मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ कि यार कोई सीरियस काम है। तो अब जब वो स्टेज आएगी तो फिर ये खुद ब खुद जो है होगा, लेकिन उस वक्त तक शायद वक्त उतना ना गुजर चुका, यही तो मसला है, यही तो लेकिन ये नफ्सियात है, अब क्या करें इसका?
यही कर सकते हैं कि वक्फा ले सकते हैं, वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद जू के मशहूर और काफ़ी हद तक बदकिस्मत हाथी कावन के बारे में, जिसकी फिल्मी कहानी की अब बिल आखिर एक हैप्पी एंडिंग भी हमारे सामने आ गई है। खुशकिस्मत हो गया है जी। अब तो खुशकिस्मत, तो हैप्पी एंडिंग बोल दी ना मैंने सर, समझ आ गया। मैं उर्दू में कह रहा हूँ यार चलो सही है, ठीक है, खुशकिस्मत हो गए हैं यार अब। क्योंकि वो अब कैम्बोडिया पहुंच गया है, जहां पर और बाकायदा DHL हुआ है कैम्बोडिया, पूरा मतलब पैकेज गया है कावन का, और जहां पर बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हुआ। ये देखें आप, वो अपने नए शेल्टर में है, खुशी से साइड भी कर रहा है। ये बुद्धिस्ट मंक भी आए हुए हैं वहां पर, उस पर चिंकार कर रहे हैं और केले वेले लेके केले वेले, और मतलब पूरा रॉयल VIP वेलकम मिला है उसे। अच्छा, ये वाकई ही एक फिल्मी कहानी है, क्योंकि कावन का पाकिस्तान आना भी एक फिल्म की वजह से ही हुआ था। जनरल ज़िया की वक्त की बात है कि जनरल ज़िया की जो बेटी थी ज़ैन ज़िया, उन्होंने फिल्म देखी हाथी मेरा साथी, और फिल्म के बाद दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे भी एक हाथी दे दे जो मेरा साथी होगा। तो एक दिन जनरल साहब उनको ले गए गार्डन में, आंखों पर पट्टी बांधकर, और कहा कि पट्टी खोलो। पट्टी खोली तो सामने कावन खड़ा हुआ है गार्डन में, और जाहिर है कि बेटी ने कहा कि जिसको मैंने अपने घर में रखना है, लेकिन फिर जनरल साहब ने समझाया कि यार ये घर में हम इसका देखभाल नहीं कर सकते, इनको जू में रखेंगे। अच्छा, अब जनरल ज़िया तो चला गया, लेकिन फिर कावन की कहानी एक सैड ट्विस्ट आ गई कि उनको बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, और एक तरह से साइकोसिस भी हो गया था कावन को, जिस कंडीशन में उसे रखा था। और जाहिर है कि उसके ना कोई दोस्त थे ना उसके कुछ और थे। पिछले जो 3-4 महीने गुजरे हैं कावन के पाकिस्तान में, वो कदरन बेहतर थे, क्योंकि उनकी दोस्ती हो गई डॉक्टर आमिर खलील से। और आमिर खलील एक वेटरनेरियन थे जिन्होंने बहुत ख्याल रखा कावन का, और इजिप्शियन है। हाँ। अच्छा ठीक है। और उनको बकायदा फ्रैंक सिनाट्रा के गाने सुनाता था। उनको खुद सिनाट्रा का शौक है, तो उसने ऑन किया और पता लगा कि कावन इज एंजॉयिंग इट। अब क्योंकि कावन को म्यूजिक का शौक है, तो जब मशहूर गुलकारा शेर, अच्छा, हाथियों की एक अपनी ज़बान होती है, कानों से बोलते हैं, अपनी जो सूंड है उससे बोलते हैं, और ये जो ये साइड कर रहा है ना, इसका मतलब है कि आई एम हैविंग फन। ठीक है, अगर हाथी रुक जाए यूं, इसका मतलब है कि बॉस निकलो यहाँ से, कुछ होने वाला है। अच्छा, ये सिर्फ कावन को मौसीकी का शौक नहीं है। अच्छा, कुछ जो हाथी हैं, क्योंकि वो एक बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे आप अगर बचपन से हाथी के बचपन से उसका ख्याल रख रहे हैं, तो एक कहेगा यार यही मेरा बंदा है। और कभी कभी उनको आइडिया नहीं होता कि अब हम बड़े हो गए हैं। तो जरा ये वीडियो देखें कि एक फीमेल इसकी कीपर है, और हालांकि हाथी बड़ा हो गया है, ये सोता नहीं है जब तक ये इसके साथ ना लेटे और इसको बकायदा लोरी सुनाई। अब ये देखो, ये शाह साहब लेट गए हैं यहाँ पे, और अभी ये इनके साथ आके अगर थोड़ा सा ये देखें, उसको लोरी सुना रही है, और ये बिल्कुल आराम से बच्चों की तरह सो गया। अच्छा, अब ये जो कनेक्शन है ना कीपर और हाथी के, बोलते हैं ना एटलीस्ट के हाथी की जो याददाश्त है ना, वो बहुत लंबी होती है, और उनके सेंसेस भी बड़े लंबे होते हैं। 15 किलोमीटर दूर वो पानी को सूंघ सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। अब एक मैं आपको कहानी बताऊंगा, आपको सुन के हैरत होगी कि जनूबी अफ्रीका में एक बंदा था लॉरेंस एंथनी, जिसको कहा जाता था द एलिफेंट विस्परर। तो वहां पर ज़ूलू लैंड में एक बहुत बड़ी गेम रिजर्व थी, आपको पता है, और वहां पर कुछ 9 अफ्रीकन एलिफेंट, और अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, हमारे जो देसी हाथी हैं उनके बनिस्बत, वो वहां पर जंगली घूम रहे थे। ये अक्सर अफ्रीका में हमने देखा है कि जो पोचर्स होते हैं, इनकी टस्क्स के लिए ना इनको मार डालते हैं। तो ये यतीम हाथी थे, और क्योंकि सारे लड़के घूम रहे थे, तो वो काफी जंगली भी हो गए। तो उनको ये मार देने वाले थे जो जू की इंतजामिया थी। तो लॉरेंस एंथनी ने कहा कि नहीं, इनको आप मारे ना, मैं इनकी देखभाल करता हूं। तो उसने पूरी अपनी जिंदगी गुजार दी, वहां पर एक घर बनाया, और इनको पाला और इनको पोसा और इन सब का ख्याल रखा। ठीक है, अगेन कोई इसमें रिमार्केबल बात नहीं है, इस तरह की आपको हजारों कहानियां मिलेंगी। लेकिन फिर और ये पता नहीं सैकड़ों के एकड़ की जमीन है, ठीक है, इसका घर था एक कोने में। जिस दिन ये फौत हुआ, ये जिन हाथियों का इसने ख्याल रखा था, अब उनकी पूरी फैमिलीज थी, तो कोई 20-30 हाथी बन गए थे ये लोग,
उसी वक्त ये उस गेम रिजर्व के दूसरे कोने से चलते हुए गए और इसके घर की को घेर दिया और सुना है कि 3-4 दिन तक अफसोस में खड़े रहे। एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद आपको 2-3 और हाथियों के बारे में बताते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, जो हाथी के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इंसानों की बच्चों की तरह होते हैं एक लिहाज से, कि इंसान के बच्चे अंगूठा चूसते हैं और हाथी के जो बच्चे हैं वो अपनी सूंड चूसते हैं जब मूड होता है उन्हें। सीखते भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे बच्चे सीखते हैं, मतलब ट्रायल एंड एरर। ये एक नेशनल ज्योग्राफिक की वीडियो बहुत लाजवाब है, जरा एक दफा अगर चला दे स्क्रीन पर, जिसमें एक टेस्ट किया गया एक बेबी एलिफेंट से कि इसके जो खाना है ये इतना ऊंचा है कि अपनी सूंड में से पकड़ नहीं सकता। तो क्या करे बच्चा, अब खाना तो खाना होता है यार। तो वो गया घूमते फिरते और वहां पर एक इन लोगों ने एक ये ब्रिक या एक डब्बा रखा था, उसको ये अपनी सूंड से खुद सोच समझ के प्रॉब्लम सॉल्विंग करके उसके ऊपर आके खड़ा होता है और जाके फिर फाइनली पहले उसे लाता है, फिर उसके ऊपर खाता है। ये इनकी इंटेलिजेंस लेवल्स हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस एक चीज होती है, सोशल अवेयरनेस एक और चीज होती है। और कुछ हद तक तो मैं कहूंगा कि शायद हाथी इसमें हमारे से 2 हाथ आगे हैं, 2 हाथी आगे हैं बिल्कुल। जैसे ये वीडियो आप देखें, आपको पता है कि हम घूम रहे होते हैं, डस्टबिन है, हमने फेंका, कैन फेंका, कोई मसला नहीं होता हमें। इस हाथी ने देखा, उसने कहा कि यार जो इंसान काम नहीं कर सकते, चलो भाई मैं ही कर लेता हूं। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी आर्टिस्टिकली अपनी टांग और अपनी सूंड की मदद से ये कैन उठाता है, बाकायदा उसे डस्टबिन में डालता है, फिर दूसरे कैन की तरफ आता है, उसको भी वैसे ही उठाता है और इसको भी डस्टबिन में डाल देता है। तो देखो, फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन जैसे कहते हैं, और फिर आखिरकार इसको डन के और काम हो गया, निकल गया। तो अगली दफा कोई ये ना कहे कि यार बंदे का पुत्र बन जा, बंदे कहे कि यार हाथी का पुत्र। यार मैं एक और चीज भी सोच रहा हूँ कि ये सन 85 में कावन को श्रीलंका से जो लाया गया तो स्टेट को तोहफा दिया गया था, सदर को जो तोहफा है वो स्टेट को तोहफा दिया जाता है। उसके बाद से अब तक कावन ने 7 सुदूर देखे, बिल्कुल 11 वज़राए आज़म का दौर देखा, लेकिन ये जो स्टेट को तोहफा मिला था, इसको स्टेट एक हाथी का तोहफा जो है ना वो नहीं संभाल पाई। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि आरिफ अलवी साहब और उनकी बेगम अभी 2-3 दिन पहले उससे अलविदाई मुलाकात करने, उसे बाय बाय करने गए। ये काम किया रियासत ने, बजाय इसके कि उससे कुछ सीखती कि हम ये बड़ी शर्म की बात है ना कि बाकी दुनिया चाह रही है कि यार आप एक हाथी को जो है नहीं संभाल सकते तो प्लीज इसे जाने दें। और अदालत को उसमें मुदाखलत करनी खुशी से ज्यादा गम की बात है, दुख की बात है कि हम क्या है। इससे एक इंटरेस्टिंग चीज निकलती है, आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, व्हाइट एलिफेंट या सफेद हाथी। पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में लोग कहते हैं, PIA के बारे में लोग कहते हैं। तो ये चीज आई कहां से? ठीक है, थाईलैंड, बर्मा, कैम्बोडिया, लाओस में हाथियों का एक बुलंद दर्जा है, राइट। और जो एक व्हाइट एलिफेंट होता है उसको, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको देवता या ऐसे कुछ समझते हैं, लेकिन सीक्रेट कंसिडर किया जाता है। और ये मतलब बादशाहों की पहचान है, उसको मजदूरी नहीं देते, मजदूरी कुछ नहीं वो कर सकते, ठीक है, और बड़ा ख्याल रखना होता है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जैसे मैं बादशाह हूँ और आप समझे मेरे कोई लॉर्ड है या अमीर हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ यार ये बंदा थोड़ा आपे से बाहर हो रहा है, मैं आपको ना 4 सफेद हाथियों का तोहफा दे दूंगा, ठीक है। अब ना आप उसको आगे बेच सकते हो क्योंकि फिर शाह का फरमान की ना भूखा रख सकते हो, ना आप उसको किसी को और मजीद गिफ्ट दे सकते हो, ना उससे काम ले सकते हो, ना भूखा रख सकते हो, ना तुम भूखा रख सकते हो। तो आप कंगाल हो जाएंगे इस सफेद हाथी को खिला के। तो इनकेस अगर आप वंडर कर रहे थे कि ये लफ्ज कहां से आए तो देख लें, हमारे लिए बहुत सीखने का मकाम है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सीखते नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।